अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की जो ये वाली वीडियो है, इसके अंदर बेसिकली मैं आपको कुछ चीज़ें समझाने वाला हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चूज़े के लिए। और ये वीडियो बनाने का यार मेन रीज़न ये था कि आप में से बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जो नया नया काम शुरू करते हैं और उनको पहले ही उसमें नुकसान हो जाता है और लॉस हो जाता है, फिर वो काम छोड़ के चले जाते हैं। तो मुझे पता है यार इन वीडियोस पे बहुत ज़्यादा कम व्यूज़ होने वाले हैं, क्योंकि लोग जो होते हैं वो चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं जिसमें बंदा बताता है कि यार आपको इतने से काम करके इतने लाखों का प्रॉफिट हो जाएगा, इतना करके इतना लाख प्रॉफिट हो जाएगा, 20,000 लगाओ, महीने का 15 लाख कमाओ। तो लोग इस तरह की चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं और नॉलेज की चीज़ें नहीं पसंद करते। यही वजह होती है यार कि उनको फिर नुकसान होता है और वो फिर काम छोड़ के चले जाते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि इन वीडियोस के अंदर मैं करूँगा ऐसा कि तकरीबन 15 से 20 वीडियोस बनाऊँगा जिसमें जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं ना, जो लोगों को पता होनी चाहिए काम शुरू करने से पहले, उसका इनको आइडिया हो जाए और उससे इनका जो वो है क्या कहते हैं, जो लॉस का है इशू, वो कम से कम हो जाए और कम से कम उनको इंशाल्लाह इससे लॉस होगा अगर वो इन चीज़ों को लेके चलेंगे। और देखो, और आज की जो वीडियो है वो है ब्रूडिंग पे। सबसे बड़ा जो इशू आता है ना चूज़ों का, वो आता है ब्रूडिंग के अंदर। ब्रूडिंग वो डेज़ होते हैं जब मुर्गी अपने चूज़ों को खुद अपने हिसाब से पालती है, पर जब आपके पास मुर्गी ही नहीं है और चूज़े बग़ैर मदर के पैदा हुए हुए हैं, यानी इंक्यूबेटर से निकले हुए हैं, तो उस टाइम आपको फिर उसका ख्याल खुद रखना पड़ता है। और अगर आपका चूज़ा बचपन में ही वीक हो गया तो वो आगे जाके आपके ज़्यादा बहुत मसले करेगा, आपकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी चूज़े की, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आएंगे, यहाँ तक कि अंडे देने तक भी इशू आ सकता है कि एग लेगी उनकी कम ज़्यादा हो। तो जो इनिशियल डेज़ होते हैं उसका हमें बहुत ज़्यादा हर दफ़ा ख्याल रखना पड़ता है। अब सपोज़ करो कि आप लोगों ने, अब बात करते हैं कि देखो टेम्परेचर की, आपने टेम्परेचर कैसे मेंटेन करना है चूज़ों का, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ब्रूडिंग के अंदर। अब लोग मुझसे पूछते हैं बार बार मैसेज करके यार कि चूज़ों का टेम्परेचर कितना रखा जाए, कोई सर्दी में पूछता है, कोई गर्मी में पूछता है। अब मैं उसको एग्जैक्टली नहीं बता सकता। वजह ये होती है कि देखो, ब्रॉयलर चिक को चाहिए होता है 32, पर सर्दियों में उसको चाहिए होता है 33 या 31, और इसी तरीके से गोल्डन मिस्ट्री को अलग चाहिए होता है, 35 के आसपास चाहिए होता है। फैंसी चिक्स को सर्दियों के अंदर 37 तक चाहिए होता है, 37 तक। तो वो जो इशू होता है ना यार, वो बहुत ज़्यादा होता है। मैं किसी को बोलता हूँ यार 35 पर मेंटेन रख लो, वो मेंटेन रख ले, पता लगे उस चूज़े में उस पर ठंड लग रही हो। तो मैं आपको एक ऐसा बेहतरीन फार्मूला देने वाला हूँ कि उससे आप खुद ही आइडिया कर लो कि चूज़े को कौन सा टेम्परेचर चाहिए और अभी कैसा टेम्परेचर चाहिए। देखो, सपोज़ करो आपके पास जो चूज़े हैं उसके अंदर आपने करना क्या है, आपने हीट सोर्स के लिए एक बल्ब लगा दिया है। आप लोगों ने अगर देखे हो 100 वाट के जो बल्ब होते हैं, आप सपोज़ करो कि आपने एक 100 वाट का बल्ब लगा दिया है, तो और अगर चूज़ों को देखो सर्दी लग रही होगी ना, तो चूज़े उस बल्ब से दूर जाएंगे। तो सॉरी, गर्मी लग रही होगी अगर, कि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लग रहा है ना उनको, तो वो बल्ब से दूर जाएंगे और कोई कोने खाँचे में जाके बैठना शुरू कर देंगे, जितना हो सके बल्ब से दूर होंगे। और अगर उनको सर्दी लग रही होगी तो वो उतनी ज़्यादा बल्ब के पास आके बैठेंगे और अपने आप को कवर करने की कोशिश करेंगे कि बल्ब की हीट ज़्यादा से ज़्यादा उनको मिले। और अगर चूज़ों को नॉर्मल टेम्परेचर मिल रहा होगा तो चूज़े भागते फिरेंगे और हैप्पी दिखेंगे, आपको फीड खाते दिखेंगे और पानी पीते दिखेंगे, एक दूसरे को चोंचे मारते दिखेंगे, चीज़ों पे चोंचे मारते हुए दिखेंगे। तो इस तरीके से आपको आइडिया हो जाएगा कि चूज़े को जो है ना, वो इस वक्त वो लग रही है कि टेम्परेचर इसका सही है। अब वो टेम्परेचर 35 पे भी आके बैठ सकता है, वो टेम्परेचर 32 पे भी आके बैठ सकता है, वो टेम्परेचर 37 पे भी आके बैठ सकता है। टेम्परेचर ब्रीड के हिसाब से और वेदर के हिसाब से होता है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। उम्मीद है कि आपको टेम्परेचर किस तरीके से चूज़े का चेक करना है और किस तरीके से आपको आइडिया लगाना है कि चूज़ा इस वक्त सही है, उसके मतलब का टेम्परेचर है या नहीं है। अगर टेम्परेचर सही दोगे तो इंशाल्लाह 80% आपकी बीमारियाँ कट हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। अब इसके बाद बात करते हैं यार मेडिसिन की। अब मेडिसिन का ऐसा होता है कि अगर आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी में बर्ड्स हैं, या आपका काम माइंड है कि यार महीने 6 महीने तक ये काम ऐसे ही चलेगा मेरा, तो आपको मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप वेटरनरी स्टोर से आके मेडिसिन ले लें। एनरोफ्लॉक्सिसिन ले लें आप, कॉलिस्टीन ले लें। और इनको देने का फ़ायदा ये होता है कि यार एनरोफ्लॉक्सिसिन, इनकी जो डोज़ होती है आपको पहले बता दूँ, इनकी डोज़ इनके ऊपर लिखी हुई होती है, कंसंट्रेशन के हिसाब से इनकी डोज़ होती है। तो मैं आपको नहीं बता सकता कि इनकी डोज़ क्या है, बारे में आपको स्क्रीन पे इनकी पिक्चर शो कर दूँगा। तो एनरोफ्लॉक्सिसिन और कॉलिस्टीन दोनों की। अब सपोज़ करो यार कि एनरोफ्लॉक्सिसिन करती क्या है, पहले आपको ये बताता हूँ मैं। एनरोफ्लॉक्सिसिन वायरल इशू को सप्रेस करती है। सपोज़ एनडी है, आईबी है, या फिर इस तरह का कोई भी बड़ा मेजर इशू है जो वायरस के थ्रू डिजीज़ आने वाली होती हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए एनरोफ्लॉक्सिसिन यूज़ करी जाती है इनिशियल डेज़ के अंदर। और जो कॉलिस्टीन होती है वो बेसिक फ्लू को, नज़ले को, खांसी को, या जो छोटे मोटे मसले होते हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए यूज़ होती है। और इन दोनों के साथ आपने एक और चीज़ यूज़ करनी है, कोई सा भी विटामिन अच्छा सा। विटासोल सुपर एक अच्छा विटामिन है, अगर आपको वो मिल जाता है तो अच्छी बात है। मुझे नहीं पता
किस एरिया से बात कर रहे हैं, तो फिर उसके अलावा अपने हिसाब से आप कोई मल्टीविटामिन कोई और सा देख लें। तो ये बात तो वो हो गई जिसको पास ज़्यादा क्वांटिटी में काम है और जिसको वेटरनिटी स्टोर आराम से मिल गया। सपोज़ किसी को नहीं मिलता शुरू के अंदर, तो वो क्या करे? तो यार देखो, अगर नहीं मिलता ना, सिंपली आपने करना क्या है, आपने इन जो नॉर्मल मेडिकल स्टोर होता है हमारे इंसानों का, वहाँ से आपने ले लेनी है ऑगमेंटिन सिरप, ऑगमेंटिन DS-312। ये सिरप आपने यूज़ करना है और उसके साथ आप ये सिरप आपने यूज़ करना है 1 स्पून 1 लीटर के अंदर। और इसी के साथ आपने यूज़ करना है लाइजोविट सिरप, वो भी 1 स्पून 1 लीटर के अंदर। ये दोनों आप डालोगे 1 लीटर जैसे आपने पानी बनाया चूज़ों के लिए, तो आपने इसी के अंदर 1 स्पून ये डाल दिया, क्या कहते हैं, ऑगमेंटिन डाल दी, 1 स्पून लाइजोविट डाल दिया, अच्छी तरीके से उसको मिक्स कर लिया और चूज़ों को आपने दे दिया। तो दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, अगर आपको वो मिल जाता है तो आप यूज़ कर लो, अगर नहीं भी मिलता तो फिर आप ये दोनों चीज़ें भी यूज़ कर सकते हो। लाइजोविट जो है ये एक विटामिन सिरप है, मल्टीविटामिन्स होते हैं इसमें बहुत सारे, और ऑगमेंटिन जो है ये एक नॉर्मल एंटीबायोटिक है जो हम लोग यूज़ करते हैं नॉर्मली, और ये बेसिक फ्लू को या दूसरे किसी वायरल इशू को कंट्रोल करने के लिए, सॉरी वायरल इशू को नहीं, बाकी किसी बैक्टीरियल इशू को कंट्रोल करने के लिए अक्सर यूज़ की जाती है। इसके बाद बात करते हैं यार कि चूज़े को स्पेस कितनी चाहिए होती है। ये भी एक बड़ा मेजर मसला है कि बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं आइडिया होता कि चूज़े को स्पेस कितनी देनी है। तो देखो, आपने 1.5 स्क्वायर फीट के अंदर 15 बर्ड्स आ सकते हैं शुरू के अंदर, शुरू के जो 1-2 दिन होते हैं। फिर उसके बाद जैसी आप देखोगे कि चूज़ा जैसे बड़ा होता जाएगा, उसको स्पेस ज़्यादा चाहिए होगी। अगर वो जगह कंजस्टेड लगे तो आप थोड़ी सी बढ़ा दो, और अगर आपको जगह सही लग रही है तो फिर कोई इशू नहीं है। इस तरीके से आप चलो उनको लेके। सपोज़ शुरू के 2 दिन आपने उसको 1.5 स्क्वायर फीट दिया, अब उनको थोड़ी ज़्यादा जगह चाहिए तो आप 2 कर दो, यानी जहाँ 15 चूज़े 1.5 स्क्वायर फीट में थे, अब वो 2 स्क्वायर फीट के अंदर 15 चूज़े हैं। तो इस तरीके से आप स्पेस को हल्का हल्का सा बढ़ा सकते हो। और यही हिसाब होगा टेम्परेचर का। शुरू के 3-4 दिन टेम्परेचर चूज़ों को ज़्यादा चाहिए होता है, उसके बाद उनके ऊपर आ जाते हैं तो वो अपनी हीट खुद ही काफ़ी हद तक बना लेते हैं। तो इस हिसाब से अपना टेम्परेचर भी एडजस्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आपने टेम्परेचर हर वक्त ही इतना ही रखना है, जो फर्स्ट डे रखा है वही इतना आगे तक आप रखो। ऐसी गलती हरगिज़ नहीं करना। अगर ऐसी गलती करोगे तो सच में नुकसान होगा। अब इसके बाद बात करते हैं यार, जो लास्ट बात है वो है फ़ीड की, कि आपने फ़ीड का ख्याल किस तरीके से रखना है और फ़ीड आपने कैसे देनी है। वीडियो लंबी हो रही है, जब भी इसको जल्दी से सब एंड करते हैं। अगर हम फ़ीड की बात करें तो यार आपने फ़ीड इनको ऐसे देनी है कि आप उनको फ़ीड दो 6-6 घंटे के हिसाब से। आपने इतनी फ़ीड दी है उनको, सपोज़ 2 मुट्ठी 3 मुट्ठी आपने दे दिया, अगर आपके पास 100-200 बर्ड्स हैं, कि वो फ़ीड 6 घंटे के अंदर ख़त्म कर लें। 6 घंटे में उन्होंने ख़त्म कर ली फ़ीड, फिर उसके बाद इनको आधे घंटे का रेस्ट दो, फिर फ़ीड दे दो, फिर आधे घंटे का रेस्ट दो, फिर फ़ीड दे दो। इससे बेनिफिट ये होगा यार कि आपके चूज़े, एक तो पुरानी फ़ीड नहीं होगी, पुरानी फ़ीड होती है तो उस पर हल्की सी वो आ जाती है, टॉक्सिस आ जाते हैं पड़े 2-2 3-3 दिन पुरानी फ़ीड पड़ी होती है लोगों के पास। तो ऐसा ना करो। तो इस तरीके से आप उनको फ़ीड दोगे, रूटीन बनाओगे तो इस तरह वो चलता रहेगा। पानी 24 आवर रखना है आपने, पानी कभी भी नहीं हटाना, पानी जब तक हो वो उसमें रखे रहने देना है। तो ये दो थोड़ी बहुत चीज़ें थी जो उम्मीद है आपको समझ में आई होंगी, और आपके बहुत ज़्यादा इसमें डॉट्स क्लियर हो, क्या कहते हैं, इश्यूज़ क्लियर हुए होंगे कि किस तरीके से आपने चूज़ों को पालना है, किस तरीके से उनकी ब्रूडिंग करनी है, किस तरीके से आपने उनको अच्छी तरीके से ग्रो करना है। तो बस यार आज की वीडियो इतनी ही सी थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप पोल्ट्री के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो आप मेरी पोल्ट्री बुक परचेज़ कर सकते हो। प्राइस 500 रुपीज़ है, PDF फॉर्मेट में है। आप सिंपली मुझे जैज़ कैश या बैंक अकाउंट के अंदर पैसे ट्रांसफ़र करो, व्हाट्सएप का नंबर आपको मेरा मिल जाएगा और मैं आपको वहाँ से बुक सेंड कर दूँगा। तो प्राइस को इतने ज़्यादा नहीं है बुक के, पर यह है कि आपको उसमें डीप में इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो बस आज की वीडियो इतनी सी थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।